तो ये पूरा सेट है और इसके जो क्वेश्चन है इनको हम करेंगे, ठीक है। तो ये सब सवाल उद्देश्य या प्रस्तावना के हैं, पढ़ने के लिए बोल दिया गया था आपसे कि आप इस वाले चैप्टर को तैयार रखें, और ये भी बता दिया गया था कि हर टॉपिक के बाद उसका टेस्ट होगा और टेस्ट के बाद ही हम लोग आगे चलेंगे। फिर एक टेस्ट जो है आपका ऑफलाइन करा लिया जाएगा, भाग नंबर 1 तक का, ये बता दिया था शुरू से भाग नंबर 1 तक का एक टेस्ट 50 क्वेश्चन का आपको ऑफलाइन दे देंगे करने के लिए हार्ड कॉपी के रूप में, ठीक है। चलिए पहला सवाल पढ़ते हैं और पहले सवाल में क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है, आराम से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। कह रहे हैं कि भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। जब भारत का संविधान लागू किया गया था तो भारत कैसा था। ऑप्शन पहले में लिखा हुआ लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। ऑप्शन नंबर बी में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। सी में लिखा हुआ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। डी में लिखा हुआ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। क्या ऑप्शन हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन लगा रहे हैं आप लोग? डी लगा रहे हैं। अब ध्यान से थोड़ी सी बात समझिए। मैंने कहा क्वेश्चन की मेरिट आप देखिए। आप पहले मुझे बताओ समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, ये दो शब्द भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत आए थे। तो जब ये दोनों 1976 में आए हैं तो पहले मुझे बताओ, वो कह रहे हैं हमें तब बताओ 1950 में जब हम संविधान को लागू कर रहे थे तो संविधान कैसा था। तो क्या उस समय समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द थे? नहीं थे। तो विकल्प आपका डी बेटा गलत है। डी गलत हो गया। डी गलत हो गया तो इसमें भी देखिए धर्मनिरपेक्ष आ रहा, तो बी विकल्प और डी विकल्प दोनों गलत हो गए। अब बचे लोकतंत्रात्मक गणराज्य और एक बचा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो ऐसे में देखिए हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न तो पहले से ही है या नहीं है, लेकिन समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को 1976 में जोड़ा गया था 42वें संशोधन के तहत। तो ऐसे में इसका सही आंसर क्या माना जाएगा? ये जल्दबाजी के माध्यम से क्वेश्चन गलत हो गया। और ये बताऊं, आप लोगों ने इस सवाल को मेरिट के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा, जो सवाल की मेरिट थी उसके अनुसार नहीं पढ़ा, बल्कि आपने उस चीज़ का इस्तेमाल करा जो हम लोगों ने रट रखी हैं चीज़ें। इसलिए हर सवाल का जवाब देते समय 10 बार आपको सोचना पड़ेगा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। आराम से हम लोग चल रहे हैं। चलिए अगला सवाल कह रहे हैं 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। सवाल बिल्कुल सेम है, लौट आया सवाल। ये दोबारा इस वजह से मेंशन कर दिया गया है क्योंकि एक एग्जाम में पहले पूछा, 2-3 साल बाद फिर पूछ लिया, तो सेम सवाल रिपीट हो गया। तो इसमें क्या आएगा? लोकतंत्रात्मक गणराज्य था भारत, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। तो फिर कौन सा ऑप्शन लगेगा? बी ऑप्शन लगेगा। कब के आधार पर बताना हमें? 1950। तो 1950 में भारत का संविधान जो था वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। भारत क्या था? भारत गणराज्य था। कैसा गणराज्य था? लोकतंत्रात्मक और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्लियर होगी बात? तो इसका बी ऑप्शन इसका भी ठीक लगेगा। चलिए तीसरे सवाल में कह रहे हैं कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। भारत के संविधान के जो निर्माता थे उनका जो विचार है, विचार मत का मतलब विचार, वो कहाँ आपको झलकता है, किस चीज़ में उसकी झलकी दिखाई देती है, उसका प्रतिबिंब कहाँ दिखाई देता है।
तो उद्देशिका में, मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में या मूल कर्तव्यों में? तो क्या आंसर आएगा बताओ? उद्देशिका। उद्देशिका को हम प्रस्तावना भी कहते हैं, और इस उद्देशिका को हिंदी का एक वर्ड आता आमुख। कभी ये शब्द आ जा पेपर में, ध्यान रखना, इसको आमुख भी कहते हैं। प्रियम्बल भी इसी को बोला गया अंग्रेजी में, प्रियम्बल कहते हैं, आमुख कहते हैं, उद्देशिका कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं। तो संविधान बनाने वाले जो लोग थे उनका जो मत था उसका चित्र आपको कहाँ दिखाई देता है? उद्देशिका में। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा। अगले सवाल में कह रहे हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? देखो सवाल की मेरिट देखो आप। ये कह रहे हैं, सुनो, सवाल को परखना है पहले आपको। सवाल को ये कह रहे हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार की समानता है, कितने प्रकार का भाईचारा है। तो भारत के संविधान में 3 प्रकार के न्याय हैं। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो 3 न्याय हैं। इसका मतलब 3 न्याय के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 न्याय हो गए। अच्छा, स्वतंत्रता कितनी है? कौन कौन सी है? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की उपासना की, और बताओ विश्वास। तो 5 प्रकार की। तो फिर ये हो गया। समानता कितनी है? कौन कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है, बताया था ना। तो 2 प्रकार की समानताएं हो गई, प्रतिष्ठा और अवसर। और भ्रातृत्व के लिए बंधुता, एक शब्द आया था, भाईचारा, बंधुता। तो एक भ्रातृत्व का, तो देखो ये सवाल देखो आप, इस सवाल को जब एक क्वेश्चन पेपर में आया होगा तो बड़े बड़े धुरंधर जो अपने आप को ये मानते हैं कि उनका संविधान बहुत अच्छा हो गया है, सवाल गलत कर देंगे, सवाल गलत हो जाएगा उनसे। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 3 प्रकार के न्याय, 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार का भ्रातृत्व मतलब भाईचारा है। आंसर समझ में आ गया? ये सब लिखवाए हुए हैं। प्रस्तावना से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा अगर आप सही से पढ़ेंगे तो। कह रहे हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? क्रम सही है, क्रम सही है। प्रस्तावना की जो बातें हैं वो क्रम से आती हैं। गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न। पहले क्या आना चाहिए बताओ? अच्छा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को आप ये भी कह सकते हैं सार्वभौम सत्ता संपन्न। तो भारत का जो संविधान है, जो मैंने आपको बताया था, वो संपूर्ण प्रभुत्व बताया था। उसके बाद शब्द क्या आता? समाजवादी। फिर उसके बाद में पंथ निरपेक्ष, उसके बाद में लोकतंत्रात्मक, और उसके बाद में ऐसे लिखवाया ना सेम कि हम भारत के लोग। ठीक है, हाँ, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना चाहते हैं। 5 बातें मैंने बोला भी था उस समय कि इनका क्रम भी लगाने के लिए आता है। अच्छा देखो, अगर किसी को उल्टा सीधा क्रम पता हो कि समाजवादी पहला आएगा या पंथ निरपेक्ष पहला आएगा, समझ रहे हो, तो गड़बड़ हो सकती है, नहीं हो सकती। तो इसमें ऑप्शन लगेगा बेटा डी। बहुत अच्छा सवाल है, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें, और कह रहे हैं सही शब्दों को विचार अनुसार क्रम दीजिए। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष, मतलब धर्मनिरपेक्ष। इनका सही क्रम जो पहला हमने ढूंढा ना, उसी के हिसाब से लिखना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहला आएगा भाई, सबसे पहले की अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले आएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अच्छा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अगर नहीं लिखा हुआ है तो उसकी जगह है सार्वभौम। तो पहले नंबर पर क्या आएगा बेटा? सार्वभौम मतलब सी। तो सी पहले में देखो, एक तो सी इसमें है, एक सी इसमें है, ये 2 तो हो गए गलत।
अच्छा सी इसमें भी, हाँ सी इसमें भी है, तो ये वाला कौन सा गलत हो गया, डी वाला, ठीक है। तो 2 बचे। अच्छा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बाद क्या है, समाजवादी, इसका मतलब ए, तो सी के बाद में ए, लो जी सी के बाद में ए इसमें आया है, इसमें तो ए है ही नहीं। अब बताइए, हमने एलिमिनेट कर दिया, ऑप्शन आपको पता चल गया। उसके बाद में क्या आएगा भाई, धर्मनिरपेक्ष। उसके बाद में आएगा प्रजातांत्रिक। देखो लोकतंत्रात्मक को प्रजातंत्रात्मक भी कहते हैं। कभी किसी को ये ना पता हो कि प्रजातंत्र में और लोकतंत्र में कोई अंतर है, तो लोक माने जनता और प्रजा का मतलब भी जनता होता है, तो प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक एक ही बात है। तो ऑप्शन कौन सा लगेगा भैया, पहला वाला। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। ये कह रहे हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो 42वां, 44वां, 46वां और 74वां, तो कौन सा था भैया वो, और ये संशोधन कब हुआ था, 1900, जबकि इसे संविधान में लागू करा गया था 1977 में। चलिए अगला सवाल देखो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, संप्रभुता, व्यक्ति की गरिमा, समाजवाद और पंथनिरपेक्ष या निजता। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत ये जो सी ऑप्शन है, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया था। चलिए अगला सवाल देखो क्या कह रहे हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए थे 39वें संविधान संशोधन के द्वारा, 41वें के द्वारा, 42वें के द्वारा, 44वें के द्वारा। तो क्या आंसर लगाएंगे बेटा, सी ऑप्शन लगा लेंगे, मतलब 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष बताता है। अब इसका जवाब बड़े आराम से देना है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों में लिखा हुआ कि भारत धर्मनिरपेक्ष है, संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है, 9वीं अनुसूची में लिखा गया है, या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में लिखा गया है। तो संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है ये शब्द 42वें संविधान संशोधन के तहत कि भारत का जो संविधान है वो पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष रहेगा। ठीक है, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले सवाल में कह रहे थे कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। 1975 में शामिल नहीं था, बाद में शामिल हुआ है। मतलब बंधुत्व, भाईचारा पहले से था, संप्रभु पहले से था, समानता पहले से था, अखंडता शब्द जोड़ा गया था। पहले सिर्फ एक शब्द था, एकता। कौन सा था? 42वें संविधान संशोधन के तहत एकता की जगह एकता और अखंडता कर दिया गया था। तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्दों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में। अगला सवाल कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे। कौन कौन जोड़े गए थे भैया? समाजवाद जोड़ा गया था, ग्राम स्वराज नहीं जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं जोड़ा गया था, मूल प्रस्तावना में था। इसका मतलब पहला और तीसरे के हिसाब से ऑप्शन लगेगा बी। सही है। चलिए अगला सवाल देखो, कह रहे हैं संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। पंडित नेहरू द्वारा, जो जवाहरलाल नेहरू थे, द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव, अंग्रेजी में लिख दिया। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उद्देश्य प्रस्ताव। हाँ, अंतगोतवा उद्देश्य का बना। भाई उद्देश्य प्रस्ताव ही तो उद्देश्य का था, प्रस्तावना बनी। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, मतलब इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। इसमें संशोधन हुआ है एक बार, 42वां संविधान संशोधन हुआ है,
कह रहा है संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। तो अब इसके हिसाब से जवाब देना है। पहला ठीक हो गया, ये ठीक है कि तीसरा? कह रहे हैं इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। इसका मतलब तीसरा गलत है फिर। अच्छा तीसरा गलत है तो देखो, तीसरा गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया, तो इसका मतलब या तो दूसरा ठीक होगा, मतलब पहला ठीक होगा, या दूसरा ठीक होगा। बोलो। अच्छा देखो, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। भाई विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द क्यों करेगा? इसका मतलब चौथा जरूर आएगा, तो चौथा जरूर आएगा, तो इसका मतलब पहला, दूसरा और चौथा ठीक हो गया। अब याद रखना ये वाली बात, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। न्याय योग्य का मतलब यह है कि ये कोर्ट में वाद योग्य नहीं है, कोर्ट में वाद योग्य नहीं है, बहस योग्य नहीं है, क्योंकि संविधान का मूल हिस्सा है। ठीक है, मूल हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा इसमें? बी ऑप्शन आएगा बेटा। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? कह रहे हैं यह लागू किया जा सकता है, प्रस्तावना लागू होती है। यह लागू नहीं किया जा सकता, कह रहे हैं विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। यह लागू करने का मतलब पता क्या है? जो वाद योग्य है। तो अभी मैंने बताया था क्या प्रस्तावना वाद योग्य है? नहीं है, तो इसमें ऑप्शन लगेगा यह लागू नहीं किया जा सकता, मतलब यह वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। देखिए प्रस्तावना लागू नहीं है, प्रस्तावना के अंतर्गत जो भाग है संविधान के वो लागू है। ठीक है, तो यह लागू नहीं किया जा सकता ये लगेगा, मतलब ये वाद योग्य नहीं है, ये कोर्ट में बहस योग्य नहीं है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है 17वें संशोधन द्वारा, 24वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा या 44वें संशोधन द्वारा। तो संविधान की प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है, वो भी कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। और कब हुआ है? 1900। इसका मतलब सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कह रहे हैं समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया 42वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा, 52वें संशोधन द्वारा या इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो देखिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा लगेगा? ए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा लाया गया? तो 32वां, 42वां, 44वां या 74वां? तो 42वां। कह रहे हैं 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित थे। 1949 में जब संविधान सभा के लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर करके उसे अधिनियमित किया है, तो कौन कौन से शब्द थे ये बताना है। समाजवादी शब्द था? अरे 1949 की बात चल रही है, तो नहीं था ना, ये तो 1976 में आया है। क्या पंथ निरपेक्ष शब्द था? बोलो। ये भी नहीं था। अखंडता शब्द था? नहीं था। गणराज्य है? ठीक है, तो गणराज्य था। इसका मतलब इसमें ऑप्शन गलत है, या तो फिर इसे ये कहना चाहिए कि 26 नवंबर 1949 को अधिकृत या अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो नहीं थे में 3 आ जाएंगे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो इसमें ऑप्शन ए लग जाएगा। हो सकता है इसमें नहीं हो, टाइप करने से मिस हो गया हो। ठीक है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। सबको पता है कौन सा संशोधन है? 42वां संविधान संशोधन 1976। भारत के संविधान के आमुख, आमुख किसे कहते हैं? का लक्ष्य है उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। क्या सुनिश्चित करना है? सामाजिक तथा आर्थिक न्याय। ये प्रस्तावना में है या नहीं है? ये भी सुनिश्चित करना है। जो प्रस्तावना में है वो सुनिश्चित करना है सब। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी सुनिश्चित करना है। अवसर की समानता, ये भी सुनिश्चित करना है। और व्यक्ति की प्रतिष्ठा। अरे प्रतिष्ठा और अवसर की समानता नहीं है?
दोनों है या नहीं है? इसका मतलब यह है अधोलिखित कूट में से सही उत्तर चुनना है आपको। 1 2 1 2 3 2 3 4 सभी चारों। ये सब चीज़ें, ये चारों विषय क्या संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? संविधान की प्रस्तावना में मौजूद है। तो ऑप्शन लगेगा इस वाले सवाल का कौन सा? डी। चलो, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। कथन सही है गलत है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है भारत। सही है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है। सवाल ये कह रहा है कि पहले एक शब्द था, पहले संविधान में ये शब्द था, क्या था? है ना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, इतना ही तो था। इसको बढ़ा के अब कितना कर दिया है। और ये काम जो हुआ है, देखो ऐसा मान कर चलें, पहले भारतीय संविधान के अंतर्गत इतनी बात थी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था भारत केवल 1949 या 1950 में। लेकिन 1976 में क्या कर दिया हमने? 42वां संविधान संशोधन करा और इसके स्थान पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य भारत को बना दिया। ठीक है, तो बताइए पहली बात, दोनों बातें सही हैं। और बताइए ये जो कारण है, कथन है, इसकी व्याख्या इसका कारण करता नहीं करता? तो इसका मतलब देखो, ऑप्शन शुरू करते हैं। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता, गलत हो गया। ए सही है, आर गलत है। डी में कह रहे हैं ए गलत है परंतु आर सही है। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है इसमें। चलिए, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से होती है? प्रजातांत्रिक भारत शब्दों का, यहाँ से। जनता के जनतंत्र शब्दों से, कह रहे हैं जनता के लोकतंत्र शब्दों से, या हम भारत के लोग शब्दों से। हम भारत के लोग, यहाँ से संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। ये यूएनओ के चार्टर से लिया गया है और ये बताता है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। लौकिक सार्वभौमिकता है, वसुधैव कुटुंबकम जैसी शैली भारतीय संविधान की है। तो ऑप्शन आएगा कौन सा भैया? डी। कह रहे हैं हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? कह रहे हैं नीति निर्देशक सिद्धांतों में, मौलिक अधिकारों में, कह रहे हैं नागरिकता में, संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, तो संविधान की प्रस्तावना में आया है हम भारत के लोग, और ये कहाँ से लिया गया है? यूएनओ के चार्टर से। ये कह रहे हैं कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं। यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता के नाम से, समष्टिवाद के नाम से, समाजवाद के नाम से, अंतःक्रियावाद के नाम से। भारत का संविधान सार्वभौमिकता का सिद्धांत है, देता है। सार्वभौमिकता का मतलब है कि उसकी नज़र में सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं। ऑप्शन लगेगा ए। सार्वभौमिकता की वजह से भारत के संविधान की नज़र में हर व्यक्ति मानव है और इस आधार पर ऑप्शन लगाएंगे हम ए। अगला सवाल देखिए, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है? भारत में अनेक धर्म हैं, ये मतलब है यहाँ।
भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, ये मतलब है यहाँ। धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, कौन सा धर्म का पालन करेगा वो। कह रहे हैं भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है कि भारतीय संविधान किसी विशेष धर्म को, हाँ, विशेष धर्म को संरक्षण नहीं देता। उसकी नज़र में सब धर्म समान है, और भारत चूँकि एक देश है इसलिए भारत देश का कोई धर्म नहीं है, उसकी नज़र में सब धर्म समान है। तो ऐसे में कौन सा ऑप्शन लगाओगे? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, या संविधान का कोई धर्म नहीं है। तो ऑप्शन याद रखें, ऑप्शन इसका लगेगा बेटा डी। ठीक है, सी ऑप्शन नहीं आएगा, ऑप्शन कौन सा आएगा? डी। बातें तो सभी ठीक हैं भाई, भारत में अनेक धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सब हैं। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, तो आर्टिकल 25 में आ जाएगा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म और अनुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, कौन सा व्यक्ति कौन से धर्म का पालन करेगा ये उसकी इच्छा पर डिपेंड करेगा। तीनों बातें सही हैं, लेकिन संविधान के अंतर्गत ये जो शब्द है धर्मनिरपेक्ष, इसका मतलब यह है कि भारत जो है भारत संघ है और उसका कोई धर्म नहीं है, या भारतीय राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारतीयों का धर्म है लेकिन भारतीय संघ का धर्म नहीं है कोई भी। चलिए अगला सवाल देखो, कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं मिलता? संप्रभुता है, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, संघीय। संघीय शब्द का उल्लेख भारत की संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा लगेगा बेटा? डी। ये शब्द प्रस्तावना में हमने कहीं नहीं पढ़ा, ये शब्द प्रस्तावना में कहीं भी नहीं है। चलिए अगला सवाल कह रहे थे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, प्रभुत्व संपन्न है, या लोक कल्याण की बात है? लोक कल्याण शब्द तो है संविधान में, वो मिलेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, लेकिन प्रस्तावना में शब्द नहीं है। ये लोक कल्याण शब्द जो है प्रस्तावना में नहीं है, ये संविधान में नहीं है। संविधान में तो है, भाग नंबर 4 में है, लेकिन संविधान की प्रस्तावना में नहीं है ये। चलिए अगला सवाल देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? आंसर दो, तुम दो आंसर। विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, आर्थिक न्याय है। प्रस्तावना में आर्थिक न्याय है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। 5 स्वतंत्रताएं हैं, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की, बताया था। तो इसमें ऑप्शन जो लगेगा आपका, वो ऑप्शन लगेगा बेटा डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? मतलब प्रस्तावना में क्या चीज़ नहीं है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय या धार्मिक न्याय? धार्मिक स्वतंत्रता है, धार्मिक न्याय नहीं है। 3 ही न्याय हैं, बोलो, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। तो इसका मतलब इस सवाल का जवाब जो लगेगा वो लगेगा कौन सा भैया? डी। चलो अगले सवाल में क्या कह रहे थे, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? कह रहे हैं समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। ये 1950 में थे या नहीं थे? नहीं थे। उक्त शब्द 1977 के संशोधन द्वारा जोड़े गए, तो 1977 में तो संशोधन नहीं हुआ था, 76 में हुआ था, ये गलत हो गया। उक्त शब्द 1985 के संशोधन द्वारा जोड़े गए, ये भी गलत है। उक्त शब्द संविधान के प्रस्तावना के अंग नहीं है। अंग हैं भैया, अरे अंग है प्रस्तावना के।
तो इसका मतलब कौन सा कथन सही लग रहा तुम्हें? पहले ठीक है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। 1950 में संविधान लागू हुआ था, उस समय इनका उल्लेख नहीं था। चलिए, कह रहे हैं भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? याद रखना, संविधान की आत्मा किसे बोला गया है? तो उद्देश्य का या फिर प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की या गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? किसने प्रस्तावना को जन्म कुंडली बोला है? तो कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने बोला है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, बी.आर. अम्बेडकर, के.एम. मुंशी। तो इसका सही आंसर क्या आएगा भैया? के.एम. मुंशी। बड़ा अच्छा सवाल है। संविधान की प्रस्तावना को जन्म पत्री कहा है किसने? के.एम. मुंशी ने। अगला सवाल, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? संविधान एक पवित्र दस्तावेज है, ये किसने कहा है? बी.आर. अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी ने, दीनदयाल उपाध्याय ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो ये कहा है बी.आर. अम्बेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। संविधान एक पवित्र दस्तावेज है, ये किसने बोला है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। अगला सवाल देखिए, कह रहे हैं किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है? ये सब बात मैंने लिखवाए हैं आपको। किसमें कहा है कि संविधान का हिस्सा नहीं है उद्देश्य का? बेरुवाड़ी, सज्जन सिंह, गोलकनाथ या केशवानंद भारती? बेरुवाड़ी में है ना। तो बेरुवाड़ी केस जब आया था तो सुप्रीम कोर्ट में ये बोला गया था कि संविधान की जो प्रस्तावना वो संविधान का हिस्सा, उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है। किस केस में बोला था? बेरुवाड़ी केस में। लिखवाया आपको। चलिए अगला सवाल कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की उद्देश्य का संविधान का भाग है? किस में कहा था? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, कह रहे हैं मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। तो बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का केस लिखवाया था और उसमें संविधान सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि प्रस्तावना या उद्देश्य का संविधान का हिस्सा है। लिखा हुआ होगा पीछे आपके पास में है। और मैंने ऐसे ही बताया था, ये याद रखने की चीज़ें हैं जो समीक्षा अधिकारी जैसे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, जिनको देना है वो तैयार करें ऐसे सवालों को। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना मूल अंग का भाग स्वीकार करा है? किसमें कहा गया था, किस केस में, कि प्रस्तावना संविधान का मूल अंग है, मूल हिस्सा है, मौलिक संरचना है और उसमें नकारात्मक परिवर्तन नहीं हो सकते? बेरुवाड़ी विवाद था, एस.के. गोपालन विवाद था, प्रीवी पर्स विवाद था या केशवानंद भारती था? तो ये भी आपको लिखवाया। केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का मूल अंग है और इसमें नकारात्मक संशोधन नहीं हो सकता। तो डी ऑप्शन आ जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या कहाँ है? अब सुन लो क्या क्या आदर्श हैं। आदर्श की बात करें तो भारतीय संविधान जो है वो समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, मतलब लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ये चीज़ें कहाँ देखने के लिए आपको मिलेंगी? मूल अधिकारों के अध्याय में मिलेंगी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में मिलेंगी, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल कर्तव्यों के अध्याय में मिलेंगी। संविधान के पाठ में कहीं नहीं मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी बताओ? अरे 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, कहाँ मिलती हैं मूल अधिकारों में? बोलो।
आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की बात कहाँ मिलती है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। बंधुता, भाईचारे के साथ रहें, ये कहाँ चीज़ मिलेगी आपको? मूल कर्तव्यों में। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो भाईचारे को बढ़ाए, बंधुत्व की भावना पैदा करे। तो ये तीनों चीज़ें कहाँ मिलेंगी भैया? मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में और मूल कर्तव्यों में। तो ऑप्शन कौन सा लगेगा इसका? ऑप्शन लगेगा बेटा सी। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? उद्देश्यों का प्रतिबिंब आईना क्या है? मौलिक अधिकार है, संविधान की प्रस्तावना है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, संसद है। प्रस्तावना आईना है, प्रस्तावना आईना है और वो प्रतिबिंब दिखाता है संविधान के विशेषताओं की। इसका मतलब बी ऑप्शन इसमें सही लगेगा। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था है? कौन कौन से 3 न्याय बताओ? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो 3 प्रकार के न्याय हैं। 5 प्रकार की, 2 प्रकार की और 1 प्रकार की भाईचारा। चलिए अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? कौन सा न्याय है? सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक न्याय। धार्मिक न्याय नहीं होता, धार्मिक स्वतंत्रता होती है। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। सांस्कृतिक न्याय हमारे संविधान में नहीं है। सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। सामाजिक और आर्थिक और 3 ही प्रकार के न्याय देखने के लिए मिलते हैं। तो ऑप्शन कौन सा लगेगा भैया? ऑप्शन लगेगा डी। डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए उसके बाद में देखते हैं सवाल नंबर, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? आर्थिक न्याय कहाँ है? उद्देशिका और मूल अधिकारों में। मूल अधिकारों में आर्थिक न्याय की बात नहीं है भैया। उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्थिक न्याय की बात आती है। आर्थिक न्याय की बात आती है एक तो उद्देशिका में और दूसरी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा आर्टिकल नंबर 39 में आर्थिक न्याय की बात है। ठीक है, तो ऑप्शन लगेगा इसका भैया कौन सा? बी। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले सवाल को पढ़ें, भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है। उद्देशिका संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। कह रहे हैं संविधान का भाग नहीं है, भाग है, कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। क्या ऑप्शन लगेगा? सी ऑप्शन लगेगा। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन। अगला सवाल देखो, संविधान में दिया गया आमुख है, न्यायालय में लागू नहीं होता। आमुख प्रस्तावना न्यायालय में लागू है, महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है। जी महत्वपूर्ण है और उपयोगिता भी है, न्यायालय में लागू भी नहीं होता। शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करता है, किस प्रकार से शासन करा जाएगा। संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। अब ऑप्शन लगाने हैं आपको, क्या ऑप्शन है, क्या ऑप्शन आएगा इसमें बताना है। न्यायालय में लागू नहीं होता, ये बात तो ठीक है। महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है, बिल्कुल ये भी ठीक है। शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करता है, शासन की बात आती गई। संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है, तो कौन सा लगेगा? जो तुम सोच रहे हो तीसरे को ख़त्म करने के बारे में, तो तीसरा ख़त्म करते हो तो फिर तीसरा 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 तीसरा, क्या आंसर आएगा इसमें? बिल्कुल शासन व्यवस्था की बात है, तो ऑप्शन नंबर आएगा इसमें सी, 1 2 3। संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है, शासन करने में के उद्देश्यों को उल्लिखित करता है, महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है, न्यायालय में लागू नहीं होता। तो न्यायालय में लागू नहीं होता, पहली बात ठीक है। पहली बात देखो किस किस में ठीक है। दूसरी बात,
महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है, प्रस्तावना उपयोगी है, शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करता है, ये बात भी ठीक है, संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है, ये भी ठीक है। तो चारों बातें करेक्ट है, डी ऑप्शन। कौन सा सही है बताओ भाई? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, नहीं है संविधान में। कह रहे हैं देश में सामाजिक समानता पहले से विद्यमान थी, पहले से नहीं थी, आई थी। कह रहे हैं सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, या इनमें से कोई नहीं। क्या लगाओगे बताओ? सी ऑप्शन आएगा, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। पहले से थी? नहीं जी, 1976 में लाए थे। अब सी ऑप्शन आएगा बेटा इसका, ऑप्शन नंबर सी। कह रहे हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? प्रस्तावना में भारत को कैसा घोषित किया गया है? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणराज्य है, गणतंत्र है, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र है, एक सार्वभौम समाजवादी पंथ निरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र है भारत, या इनमें से कोई नहीं है। सी ऑप्शन सही है। एक और बचा आखिरी सवाल, शायद कंप्लीट हो गए सब, है ना? तो ये 45 सवाल थे। इससे फ़ायदा मिलेगा सवाल की मेरिट को पढ़ने का, कैसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो भैया।